नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम ऑन माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कोडिंग लर्नर में। इसमें हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस को हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे हम एचटीएमएल के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हमने एचटीएमएल का भी एक ट्यूटोरियल बना रखा है जिसमें हमने ये रेड मार्क कर रखा है। इससे ये हमें आइडिया होगा कि हम अभी करंट पे किस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं और कौन सा हो चुका है। तो अभी हमने HTML का कर चुके हैं। HTML का मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस बता दिया कि कैसे HTML काम करता है। अगर आप प्रॉपर एक सोचते हैं कि HTML क्या है, कैसे काम करता है और HTML का फ्रेम क्या है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। उसमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं HTML की बात कर रहा हूँ कि HTML के बिहाफ पे ही आप CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL अन्य चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि HTML क्या होता है, स्केलेटन होता है। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है, अगर वो ही नहीं होगा तो आपके पास किडनी, गुर्दे, ये सब चीज़ बेकार है आपके लिए। तो वैसा ही कुछ समझ सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम वर्बली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बट क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता है तो वो चीज़ें हमें समझ में आती है। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें भी बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, जो कि एक वेब डेवलपर को या फिर वेब डिज़ाइनर को ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ ना कुछ सब कुछ जानना होता है। इसलिए हमने नीचे मेंशन कर रखा है कि PHP, MySQL सर्वर, डोमेन, होस्टिंग, कंट्रोल, इन सब की मैं पूरा लाइव तरीके से आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। और उसके बाद में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जब ये सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी मैं आपको फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोड को लाइव पे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ फंक्शनलिटी होती है जो लाइव पे काम करती है, तो वो सब कुछ मेल भेजना, फॉरवर्ड करना, पासवर्ड, OTP रजिस्टर्ड करना, इवन मैं आपको API बनाने तक का भी बता दूंगा। जितनी मेरे पास नॉलेज है वो सब मैं शेयर करूंगा। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं CSS। CSS होता क्या? CSS का मतलब ये होता है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने HTML लिख दिया, HTML आपने देखा होगा क्या होता है, वो पूरा ब्लैंक होता है। जैसे कि मैं चलता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने HTML में सब बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको एक एडिटर यूज करना होता है जिसमें आप कोड लिखते हो। तो लिखने के लिए आप Notepad++ यूज कर सकते हो, नोटपैड कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर में हमेशा रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो Notepad++ है उसको इंस्टॉल करना होता है। और उसके बाद में आपका सबलाइम है, VS कोड है। VS कोड क्या होता है? विजुअल स्टूडियो का मतलब ये .NET का है, बट इन्होंने मतलब एक से अलग से बना के एडिटर दे दिया है कि आप लो सब यूज करो। और बहुत ही अपग्रेड है। कहने का मतलब कि अगर आप मार्केट में लेटेस्ट रहोगे, जितने अपग्रेड रहोगे उतना आपका बेनिफिट है। तो मैं VS कोड यूज करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बना रखी है डेस्कटॉप पे। अभी हम डेस्कटॉप पे करेंगे क्योंकि हमने सर्वर का भी कोई भी यूज नहीं है। ये मैं आपको HTML में बता चुका हूँ कि ये चीज़ें जो आपकी क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट का मैंने एक फोल्डर है, इसके अंदर ये देखिए HTML का फोल्डर है, मतलब कि HTML का मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट हो गया। इसमें HTML के सारे फोल्डर और जो भी चीज़ें हैं सब पड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। मैं आपको, ये रहा वेब डेवलपमेंट, ये रहा HTML में चल के मैं होम पे क्लिक कर दूँ। अभी देखिए क्या हो रखा है, ये पूरा HTML है। कहने का सेंस कि जितनी ये सब चीज़ें आ रही सब HTML से आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो भी टेबल है, यहाँ तक कि इवन क्लिक पे आपको ये दिखा रहा है थोड़ा बहुत JS का हल्का सा पार्ट है। ये सब चीज़ें JS है, और जो ये पार्ट आ रही है वो CSS से आ रही है। थोड़ा सा मैंने उसमें भी CSS कवर किया। बाकी अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि अच्छा सा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, उस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपका क्या आ गया, दूसरा सेक्शन CSS कोर्स इंट्रोडक्शन। इसका मतलब कि मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा ब्रीफली। जितनी चीज़ें यूज होती है मोस्टली मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी कुछ चीज़ें हो सकती है मिस हो, बट क्या करना है कि जब आप इतना कर लोगे तो अपने आप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी ट्यूटोरियल की, ना ही किसी
की ज़रूरत पड़ेगी कि आप पढ़ लो। हाँ, ट्यूटोरियल इसलिए होता है कि आपको कोई बग आ गया, जैसे क्या होता है पढ़ने को सबको आता है, बहुत सारा कंटेंट आपके पास है, सब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं बेस्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें फंस जाती है, आपके सामने ही होता है बट आपको दिखता नहीं। ये कब होता है वो भी बता रहा हूँ आपको। ये जब आप कोई कोड उठा लेते हो गूगल से और पेस्ट कर दिया, उस केस में वो अगर चल गया तो ठीक है, तब तो बेस्ट, लेकिन आप सीखे क्या? आपने तो रिजल्ट दे दिया कंपनी का काम करके, लेकिन आप कुछ नहीं सीखे। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उस कोड को एक एक लाइन बाय लाइन, जैसे आप रटते हो ना, रटने के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट रटने का इन द सेंस कि आप ऐसे लिख डालो, एक एक लाइन कोड लिखते रहो। लिखने के बाद जब आपका इशू आएगा ना, उसको सॉल्व करोगे, जितने इशू आएंगे उतना ही आप सीखोगे। कहने का सेंस कि कोई भी रास्ता अगर एकदम आसानी से चले गए तो वो नहीं समझ में आते, लेकिन अगर आप बहुत सारे ठोकरे खा कर निकलोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मैंने किया है। चलते हैं, लेक्चर काफ़ी हो गया, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, व्हाट इज CSS। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है, मैं इसमें कुछ जो क्वेश्चन इंटरव्यू के उठते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो ये बेनिफिट होगा हमारे लिए। और साथ साथ में हम जो एग्जाम्पल आएंगे उसका कोड भी यहाँ पे करेंगे, तो ठीक है अभी हम इसको कर लेते हैं। CSS क्या करता है, स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि CSS स्टैंड क्या करता है या क्या होता है, तो आप बता सकते हो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन द अदर मीडिया। कहने का सेंस ये हो गया कि HTML एलिमेंट है वो कैसे दिखना चाहिए स्क्रीन पे। अभी आपको मैंने दिखाया था ना स्क्रीन पे, ये देखिए ये पूरा HTML है, इसमें क्या हो रखा है कि ये ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें कलर डालना है तो कुछ ये करने के लिए, तो वो ये समझा रहा है। उसके बाद में है CSS सेव ए लॉट ऑफ वर्क। CSS जो करता है वो बहुत सारे वर्क को आपके सेव कर देता है। इट कैन कंट्रोल लेआउट मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। कहने के सेंस की आपने एक CSS का फाइल बना दिया, उसमें ढेर सारे सबके CSS लिख दिए, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, आपका कॉन्टेक्ट अस हो गया, उन सबका CSS आप एक ही फाइल में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल फाइल में आपको लिखना है, और जबकि काम करेगा मल्टीपल पेजेस का। उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्टोर इन CSS फाइल। कहने का सेंस है कि जो आपका स्टाइल शीट होता है वो 3 टाइप के होते हैं। ये जो बता रहे हैं कि सारे मतलब पूरे वेबसाइट के सारे पेज का अगर आपको CSS लिखना है तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है, उसमें लिखना होता है। ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐसा बोलने से तो नहीं मजा आएगा, फिर थोड़ा आप देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा क्लियर। वैसे CSS जो होता है वो 3 टाइप का हो। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि CSS कितने टाइप के होते हैं या किस टाइप से यूज करते हैं, तो 3 टाइप का है। एक तो यहीं पे आपने देख लिया एक्सटर्नल में क्या होता है कि पूरी साइट में कहीं का भी CSS आप लिख के क्लास ID के बिहाफ पे ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी हो गया। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका कि CSS का सिंटैक्स क्या है, कैसे काम करता है CSS। आपने देखा होगा HTML में, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो धीरे धीरे आपको समझ में। H1 क्या है, सेलेक्टर। कहने का सेंस कि H1 एक टैग है, उसके अंदर हम CSS लिखते हैं। CSS को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये देखिए, ये रहा, यहाँ पे आप क्लास और ID लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट का खोलेंगे और इसको बंद कर देंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कोड, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है मामला। कहने का सेंस ये देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे एक H1 टैग ली और इसकी ID लिख दी माई हेडर, राइट। उसके बाद में मैं अपने स्टाइल पे गया और यहाँ पे ID को हैशटैग से लेते हैं और क्लास जो होती है यहाँ पे उसको हम डॉट से लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये सब डेटा दे दी, इसलिए वो डेटा वैसे आ रही है। अभी यहाँ पे हम कोई और कलर कर देते हैं, ये देखिए, तो ये फिर दूसरा कलर ले लेगा। ऐसे मैंने इसको रिलोड कर दिया, ये रेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पार्ट का, ठीक है। और ये वैसे ही ये प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आ गया एग्जांपल, इन दिस ऑल p टैग एलिमेंट विल बी सेंटर्ड अलाइनमेंट विद द रेड टेक्स्ट कलर। अगर आपको p टैग को कलर उसका रेड करना है, अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हो। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे और एक p टैग ले लेते हैं, जो कि ये रहा, एक टैग एट्रीब्यूट करके है, राइट। इसमें कुछ लिख देते हैं, CSS का कुछ लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अभी आएगा उसको हम लिखेंगे फिर से। ये रहा CSS, राइट। अब इसके कहने का मतलब ये है कि p जो है उसका कलर रेड कर दो और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर दो, तो बस
आपको इसमें क्या करना है कि पी टैग को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देख रहे हैं आप, ये एक स्टाइल लिखी जिसमें हमने डायरेक्ट ही लिख दिया, मतलब हमने ना तो ये आईडी पास की ना ही कोई क्लास किया, डायरेक्ट टेबल का नाम लिखा और लिख दिया। तो ऐसे ही आप पी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने वो मैं प्रॉपर सेम लिखता हूँ ताकि हमें बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि अगर मैं कुछ और लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ और लिखा है, इन्होंने कुछ और ही लिख दिया, फिर थोड़ा सा डिफरेंट, फिर नोट्स का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं नोट्स की तरह ही लिखूंगा, जो इसमें लिखा है वही मैं कोड में रन करूँगा। तो हमने इन्होंने कलर रेड किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, ठीक है, कलर रेड कर दिया है। तो मैं कलर ले लेता हूँ तो रेड कर देता हूँ, और इसके बाद में अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। कई तरीके से होते हैं, ये तो मैं बस जो है इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये आपका सीएसएस पार्ट हो गया, और ये मैंने रीलोड मारा। अभी क्या हो गया, ये आपका पूरा जितने भी पी टैग थे, कहने का सेंस कि मैंने पी टैग पे लिखा है, मैंने तो बस इस पे लगाया था सीएसएस, बट जितने यहाँ पे पी टैग थे वो सब सेंटर चले गए और इसका कलर रेड हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ पे पी था, एक पी आपका यहाँ पे था, एक देखिए ऊपर भी था, एक यहाँ भी था, बाकी और कहीं पे नहीं पी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपके टेस्ट को ऐसे रेड कर देगा और अलाइनमेंट सेंटर भेज देगा। अगर पार्टिकुलर किसी पे करना है तो आपको ये आईडी या फिर क्लास करके करना है। जैसे कि मैंने पी का एक क्लास दे दी, जैसे मुझे इसी पे करना है तो आपने क्लास का नाम दे दिया, समझ लो पीपी करके दे दिया, मतलब पैराग्राफ करके। और सेम चीज़ें आपको क्या करनी है, डॉट पीपी, पीपी मतलब हो गया उसका क्लास। और ये सब कुछ अगर आप उठा करके इसके अंदर दे देते हो कुछ ऐसे, और इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने पे अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें को ले जाता है, नहीं, सीएसएस को केवल लेगा। यही फ़र्क होता है, कहने का सेंस कि अगर आप इस तरह से पास करते हो तो इसका ड्रॉबैक क्या है, और क्लास और आईडी बना करके अगर कॉल करते हो तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अभी सीएसएस चली गई, सारी चीज़ें वापस चली गई, वापस से आप उसको करोगे वो वापस से वैसे हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा कि कोड को हम कैसे लिखते हैं, जो सीएसएस का कोड होता है कैसे लिखते हैं, कैसे काम करता है, और कैसे चीज़ें ये चलती हैं इसकी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। इसमें लिखा है कि होम स्टाइल डॉट CSS करके एक फाइल बनाओ और वहाँ पे आप CSS को लिख दो। इसमें लिखा है सिंपल सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेम एंड आईडी एंड क्लास। सेम वही बोला मैंने, नेम आईडी एंड क्लास के बेस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर सेम कोड मैं लिख देता हूँ और हम एक CSS का अलग से फोल्डर बना लेते हैं, इससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ चलते हैं। ये हमारा HTML का पार्ट था जो मैं समझाने के लिए आपको खोल रखा था, इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना देना है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, ये नया फोल्डर बना देना है यहाँ पे। इसका नाम मैं दे देता हूँ CSS, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ index.html। HTML का अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आपको थोड़ा सा लास्ट वाला मेरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे एक फाइल और बनाता हूँ CSS के अंदर। उसका नाम क्या होगा हमारा, जो भी यहाँ डिफाइन है, होम स्टाइल डॉट CSS। इसका मैं नाम दे दूँगा न्यू फाइल होम स्टाइल डॉट CSS। अभी ये आपका हो गया। और ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स में मुझे अभी पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा कोड। डॉक टाइप HTML हेड है, तो मैं लिख देता हूँ डॉक टाइप HTML स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में हेड होता है। अगर आप ओपन टैग कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्लोज टैग कर दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको ये सब आप भटकोगे नहीं। इसके बाद में इसमें स्टाइल डाल देते हैं, सेम वही चीज़ें जो सॉरी पहले की थी। पी पे इन्होंने क्या किया था अब देखिए यहाँ पे हमको स्टाइल लिखना है। स्टाइल लिखने के लिए हमें क्या करना है,
कि सबसे पहले आपको एक स्टाइल नाम का टैग होगा, वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद पी टैग में हमें लिखना है, कलर कर देना इसका रेड। ठीक है, इसमें यही फ़ायदा भी है इसको यूज़ करने में कि आप लिखोगे कोड अपने आप आ जाएंगे। कुछ बहुत सारे इसके एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन हम सभी नहीं यूज करते, थोड़ा बहुत आप कर लेंगे तो इससे आने लगेगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। और इसका लिंक देने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको एंड ऑफ चैप्टर के एंड होने पे। इसके बाद में आपने देखा दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि कलर रेड कर दिया आपने, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं है कि आपको पहले चीज़ें लिखनी है तो ही काम करेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया और ये हमारा पेज हो गया। अभी आप देख रहे हैं index.php ये आपका यहाँ पे है, और अगर आप ओपन विथ लाइव सर्वर भी करेंगे तो भी ये आपका रन हो जाएगा, बट मैं तो डायरेक्टली वहाँ जाके रन करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। बट अभी हमने एक नया फोल्डर बनाया तो हम इसको यहीं से रन कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, वहाँ पे जा करके आपका क्रोम पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आपका इस अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बट मैं इसको बंद कर देता हूँ पुराने वाले को। पहले ये भी बंद कर देता हूँ और ये भी बंद कर देता हूँ। और ये चल रहा है, मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हमने बॉडी बनाया नहीं अभी, तो हेड पार्ट पर हमने CSS डाल दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी। बॉडी हमेशा लिखनी होती है क्योंकि इंडेक्स का जो सेक्शन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। अब बॉडी में देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। इन्होंने बॉडी में दे रखा है एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ की आईडी है और फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम भी लिख दो भैया, पैराग्राफ एक ले लो। ठीक है, उसमें कुछ भी डाल दो, वेलकम माई पेज लिख दो। उसके बाद एक पैराग्राफ और लिया इन्होंने, उसके बाद में यस माई फर्स्ट पेज। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था इन्होंने, अरे ठीक है ऐसे ही ले दिया है, कुछ नहीं है। ठीक है, और इसकी एक आईडी दे दी इन्होंने, क्या लिखा है इसका आईडी, para1 करके। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैंने भी para1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये देख रहे हैं, रन वेलकम माई पेज, यस माई फर्स्ट पेज आ गया। ये वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी आपको मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले कि पी पे और आईडी पे कॉल करने पे, जैसे मैंने इसकी ये आईडी है, आईडी नहीं हम इसकी, चलो आईडी पे ही कॉल कर देते हैं। ये रही मेरी आईडी और ये रहा। अब इसमें देखते हैं कि कौन से पेज को ये कॉल करता है। ये वापस से बैक चला गया। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया, लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि आप कोड यहाँ लिखते जाओ, वहाँ चेंजेस होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कि ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बट थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे और इसको मैं बंद करूँगा और बंद करके मैं डेस्कटॉप ओपन करूँगा और यहाँ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने CSS नाम का ये फोल्डर index.html ये रन कर दूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। अब इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ रिलोड करना है तो रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। वैसे क्या हो रहा था, हम कोड लिख दे रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, हमें पता ही, मतलब हमें पता चल रहा है, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ चलते हैं, आप देख रहे हैं ना ये आईडी है, तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, सेंट्रल में चली गई। इसको ये फॉलो कर लिया लेकिन इसको नहीं किया, तो ये वही लास्ट वाला चीज़ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू ऐड CSS। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि CSS कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसको इंसर्ट करते हैं। तो CSS आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल, तीसरा इनलाइन। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल ये मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही बता रहा था। अभी हमने क्या किया कि एक पेज बनाया, जो कि पेज आपने देखा था, यहाँ पे कुछ ऐसा पेज है, homestyle.css। अब homestyle.css का मतलब आपने एक नया पेज बना दिया। नया पेज हो गया, सेंस कहने का ये रहा एक अलग से, जैसे हमने index.html ना वैसे ही home.style का। तो ये हो गया एक्सटर्नल, मतलब कि बाहरी कहने का सेंस ये है। आपने एक बाहर का CSS फाइल बना दिया, उसको एक्सटर्नल CSS कहते हैं। इंटरनल CSS क्या होता है वो मैं बताता हूँ।
इंटरनल सीएसएस ये होता है कि आपने अपने उस पेज पे ही कोड को लिख दिया। कहने का सेंस ये हुआ कि मैंने ये पेज बनाया index.html और मैंने स्टाइल यहीं ऊपर ही लिख दी। तो ये आपका हो गया आपका इंटरनल सीएसएस। और इनलाइन सीएसएस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर टैग के अंदर ही सीएसएस लगा दो। जैसे अभी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रेड है, यहाँ आ रहा है, और ये वेलकम इन माय पेज इस तरफ पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें जाता हूँ स्टाइल लगाने, ये होता है इनलाइन सीएसएस। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ स्टाइल पे गए, इसका कलर कर देते हैं हम एक्वा कलर कर देते हैं, और इसका भी हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो अब क्या हो जाएगा कि इनलाइन के थ्रू भी आपका ये सेंटर पे चला जाएगा। अब देखिए अभी मैंने लाइव सर्वर नहीं किया, मैंने इस तरह से इसको यूज किया है। अब ये यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। लाइव सर्वर पर क्या हो रहा था कि वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था पहले से ही, आपको दिख ही नहीं रहा था। तो जैसे आप इसको रिलोड करेंगे ये सेंटर पे आ गया और कॉल आ गया। ये आपका होता है इनलाइन सीएसएस, जो कि कुछ यहाँ पे ऐसे टैग के अंदर कॉल होता है। ये होता है आपका इंटरनल सीएसएस। उसके बाद में ये सीएसएस जो है वो एक्सटर्नल है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस तो आपने बना दिया, इसका यूज हम ऐसे करते हैं। जैसे कि आपने ये स्टाइल लिखी हुई है, इसको आपको कॉपी कर लेना है डायरेक्ट। इसको आपको टैग भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। वापस से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। कहने का सेंस कि आपने जब होम स्टाइल डॉट सी एस एस बना दिया तो आपको स्टाइल टैग भी नहीं लिखने की जरूरत है, मतलब उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सी एस एस है। यहाँ पे ये लगा हुआ। अब आप बोलोगे मैंने लिख तो दिया इस पेज पे, और इंडेक्स पे कैसे कॉल होगा। अब आप आओगे फ्रंट एंड पे, और अब यहाँ से कमेंट करते, कमेंट का कट कर देते हैं, कंट्रोल लेस कर दिया। अब आप यहाँ पे जाओगे तो कहोगे अरे भाई मेरा तो सी एस एस ही चला गया, भाई ने बताया कि एक्सटर्नल सी एस एस यूज कर लो और मैंने यहाँ कर दिया, ये तो मेरा इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहाँ पे करना होगा, वो हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में हेडर का सेक्शन होता है, ये आप प्रोजेक्ट बनाएंगे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो इसको करते कैसे हैं कि हम इसको इंक्लूड करवा लेते हैं। इसके लिए एक लिंक नाम का टैग होता है। लिंक टैग में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, इसमें हम टाइप डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का आप फाइल में इनिशियलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप जब बहुत एडवांस लेवल में हो जाओगे तब ये टाइप एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्टाइल सीएसएस, उसके बाद में आप यहाँ रेल करके, एक सेकेंड, हाँ तो ठीक है, ये रहा लिंक रेल करके रिलेशन दे दिया आपने कि ये स्टाइल सीट का है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पाथ देना है अपनी सीएसएस का। तो हमारे सीएसएस का नाम क्या था, हमारे सीएसएस का नाम था होम स्टाइल, माई नहीं है, ये रहा होम स्टाइल डॉट सीएसएस सजेस्ट कर दिया इसने कि ये रहा, जो कि हमने इसमें लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा इंक्लूड हुआ कि नहीं। अब हम फिर से फ्रंट पे आते हैं और देखते हैं कि ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा वर्क कर रहा है, मतलब कि हमारा ये सीएसएस आपका काम कर रहा है। कौन सा है, एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि आपका लगा है यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सटर्नल सीएसएस। ये तो इनलाइन सीएसएस है, ये तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, ये एक्सटर्नल सीएसएस है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये लिख दिया एक्सटर्नल सीएसएस। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए इन्होंने दिखा रखा है ऑलरेडी आपको कि ये एक्सटर्नल सीएसएस काम कैसे करता है। ये देखिए हेड सेक्शन में रेल में जा करके इन्होंने ऐसे पास कर दिया और ये आपका एक्सटर्नल सीएसएस वर्क कर दिया। इसके बाद में इंटरनल सीएसएस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि इंटरनल सीएसएस में और क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे h1 टैग पास है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ h1 टैग के अंदर हेलो फ्रेंड करके लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड लिखा मैंने, और यहाँ पे है तो h1 टैग आपका कुछ ऐसे आ गया। अब हमें देखना कौन सा है, इंटरनल सीएसएस कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको कई तरीका बता रहा हूँ इंटरनल सीएसएस के। एक तो ठीक है, ये रहा स्टाइल में हमने पास कर दिया और हमने h1 में भी लिख दिया, आपको पता ही, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कुछ भी। कलर दे दिया मैंने, ठीक है,
कलर दे दिया मैंने ब्राउन। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो अब ये आपका H1 ब्राउन हो गया, ये हो गया ना ब्राउन। लेकिन अब मैं कुछ अलग तरीका दिखा रहा हूँ। पहले तो हमने H1 टैग पे डायरेक्टली कॉल कर दिया, अब मैं इसकी दूंगा क्या, आईडी में मैंने क्या कर दिया कि हेडलाइन दे दिया। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ गया। तो आईडी को हमेशा हम हैशटैग से कॉल करते हैं, और ये दे दिया मैंने हेडलाइन। इसमें भी मैंने कलर कर दिया ब्लू। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अभी ये ब्राउन है, ठीक है, अभी हो गया ब्लू। कहने का सेंस ये हो गया कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि अगर आपने कोई भी पैराग्राफ या हेडिंग का आईडी दे रखा है, या फिर आप समझ लो क्लास दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैं इसका, ठीक है, मैं इसका एक आईडी है, इसका क्लास में दे देता हूँ। एक और चेंजेस देख लेते हैं साथ साथ में। ये सब बहुत बारीकियाँ होती है जो कि हमें कोई नहीं बताने वाला है। सब कुछ मिलता है सब जगह पढ़ने का, लेकिन बस आदमी सीख ले। हमेशा क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं। ये देखिए डॉट आ गया नेगेशन, और इसको हम ब्लू से कर देते हैं। बस आपको मैं इन सब के बारे में वो दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा H1 टैग है जो कि यहाँ पे कॉल हो रखा है, जिसका ब्राउन है कलर। उसके बाद इसने आईडी कॉल की तो इसका कलर हो गया ब्लू, लेकिन जब क्लास कॉल की तो हो गया रेड। तो आप क्या बताएंगे इसमें, क्या कौन सा CSS पहले पकड़ेगा? तो नहीं पता होगा तो ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको रिलोड कर दिया तो ये ब्लू पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है ये बता रहा हूँ आपको। देखिए H1 टैग क्या किया कि वो यहाँ आ गया, जो कि क्या है, ऐसे ही टैग है कि मतलब डिफाइंड टैग है, उसमें आपने कलर पास कर दिया। बट इसमें आईडी और क्लास में सबसे बड़ा महत्व होता है आईडी का। कहने का सेंस ये है कि जो आईडी होती है वही सबसे, कहने का मतलब इफेक्टिव होती है। कहने का मतलब सबसे ऊपर आईडी होता है, उसके बाद में आपका आता है क्लास, H1 टैग, ये सब चीज़ें। कहने का मतलब कि अगर आप को इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा कि सर आईडी की चीज़ें होती है जो सबसे पहले वो कैच करेगी, ना कि आपका क्लास का या H1 टैग का। अब हम देखते हैं कौन सा पकड़ रहा है। अब आ रहा है हमारा रेड, मतलब कि H1 टैग आपका एकदम लास्ट में जाएगा। H1 टैग आपका एकदम लास्ट में जाएगा। कहने का मतलब कि पहली वैल्यू होती है आईडी की, दूसरी वैल्यू होती है क्लास की, तीसरी वैल्यू होती है आपके H1 टैग की। तो ये चीज़ें थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपका कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं चलो ठीक है इसको कमेंट कर देता हूँ, क्या होगा ही देता हूँ। एक आईडी रखते हैं, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और क्लास भी निकाल देता हूँ। क्लास तो आपको पता ही होगा डॉट से कॉल करते हैं, क्योंकि आईडी ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको रखते हैं। ठीक है, चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनलाइन CSS आपको बता चुका हूँ कैसे होता है, कैसे कॉल करते हैं इसको स्टाइल टैग के अंदर जाकर के डायरेक्ट, जो कि कुछ ऐसे होता है। ये देखिए ये होता है आपका इनलाइन CSS। ये मैं इसलिए चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। वैसे क्या होगा कि आप कहोगे कि यार पता नहीं क्या ऐसे ही बना के, ये देखते हैं इनलाइन CSS आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि CSS को कमेंट कैसे करते हैं। देखो CSS कमेंट करते किस लिए वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी आप CSS लिख देते हो तो आपको पता नहीं होता, कोई दूसरा डेवलपर आया तो उसे पता ही नहीं है किस चीज़ के लिए CSS लिखा, तो आप कमेंट करके वहाँ मेंशन कर सकते हो कि ये CSS का काम ये है। और इसको कमेंट कैसे करते हैं, आपको ये होता है स्लैश, इसके बाद स्टार, फिर स्टार, फिर इसके बाद स्लैश। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है स्टाइल को कमेंट करने का, यहाँ जाने का। और इसमें क्या होता है ना कि पहले तो आप सीख लो कि ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया, फिर स्टार लगा दिया। अभी देखो पूरा हो गया, जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे जहाँ से, वहाँ से नहीं बंद होगा। तो ये होगा स्टाइल CSS कमेंट हो गया। बट इसको शॉर्ट हैंड क्या करते हैं, मैं तो कहूँगा पहले आप लिखो जितना उतना याद करोगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड नहीं आएगा। बट बता रहा हूँ फिर भी, कंट्रोल के बाद शिफ्ट के बगल में जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको प्रेस करना है। ये देखिए आपने ऐसे प्रेस किया, डायरेक्ट ही कमेंट आ गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कमेंट कैसे काम करता है, मैंने कमेंट कर दिया उसको। चलो फिर से हम कमेंट कर देता हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा इतना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, CSS बैकग्राउंड। अब देखिए क्या होता है, इसमें कई सारी प्रॉपर्टी आती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि इसमें कैसे हम कॉल करते हैं CSS, उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है। वो इसमें लिखा, इन दी चैप्टर यू विल लर्न अबाउट CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, इमेज करना, कोई रिपीट करना है, अटैचमेंट जोड़ना है, पोजीशन करना है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कुछ है ऐसा करना है। तो ये सब चीज़ें भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि CSS का जो बैकग्राउंड होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें बता सकते हो कि बैकग्राउंड कलर होता है, इमेज होता है, रिपीट करते करते फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा करने की वो। तो कैसे पास करते हैं ये देखिए, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करके बॉडी का, ये बॉडी टैग का मैं यूज दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये बॉडी टैग यूज हो रखा है, राइट, ये भी एक टैग है। ऊपर मैंने बताया था कि आप टैग के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे कि ठीक है, आप ऐसे बॉडी पे आ जाओगे और उसके बाद में बैकग्राउंड कलर करके ऐसे मेंशन कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे ग्रे। ग्रे थोड़ा सा अच्छा कलर होता है, इसे मैं ग्रे ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट, अब रिजल्ट मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये बॉडी टैग है, इसकी पूरी बॉडी जो बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे होती है। अब ये चीज़ें ऐसे पड़ी, मैंने रिलोड किया, पूरी बॉडी आपकी ये ग्रे में हो गई। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है कि बॉडी पे गए और लगा दिया और ये आपका ग्रे हो गया। ऐसे ये बैकग्राउंड इमेज होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बता रहा हूँ धीरे धीरे कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये रहा CSS बैकग्राउंड इमेज। देखो क्या होता है ना, इमेज आप डायरेक्ट इमेजेस ऐसी करके भी लगा सकते हो HTML में, बट क्या होता है कि हम कभी कभी CSS का यूज करते हैं एज अ सिक्योरिटी रीजन ही हम यूज करते हैं। ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि कैसे आसानी से आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा तो बैकग्राउंड बॉडी का कोड लिखा ही हुआ है, बस हमें ऐसे कोड को ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा सा आराम रहेगा लिखने का इसके बीच में। ये तो ग्रे हो रखा है। अब मैं बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ, तो बैकग्राउंड इमेज आ गई। और बैकग्राउंड इमेज पास कैसे करते हैं ये देखना है हमको। इसके लिए हम कोलन करके URL के अंदर इमेज का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा URL, ठीक है। इसके लिए हमें एक इमेज चाहिए जो कि हमारा पड़ा है कहाँ पे, इसके अंदर। इमेज का एक नाम चाहिए जो कि HTML के अंदर है। तो HTMल के अंदर एक ये पड़ा हुआ है, मैं इमेज ही पूरा निकाल लेता हूँ फोल्डर, उसको कॉपी करके थोड़ा समझ में आएगा। CSS में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब आपकी फाइल में ये आ गया होगा इमेज नाम का, ठीक है। इसका नाम निकाल लेते हैं, क्या है इसका नाम, इसकी प्रॉपर्टी से मिलेगा, रीनेम से निकाल लेते हैं, वेबसाइट JPG करके, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं 2 कोलन के साथ मैंने पास कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। अब चलते हैं, ग्रे तो है मेरा कलर और इमेज देखते हैं, इमेज तो आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया, कलर तो मेरा ग्रे ही था, क्या दिक्कत होगी थोड़ी सी। ये इमेज है, अच्छा ये देखिए हमने इमेज को क्या किया, एक फोल्डर के अंदर डाल रखा है। तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, इमेज स्लैश किया तो फिर अभी आपका चल जाना चाहिए। तो मैं URL पे गया और जैसे रिलोड किया आपका इमेज आ गया। समझ रहे क्या हुआ, मतलब कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इमेज पास करने का। मतलब कोई आपको टैग डालने की ज़रूरत नहीं, एक पूरी बॉडी में आपने पूरा बैकग्राउंड इमेज डाल दिया और जो आपका कलर था वो ओवरलैप हो गया, कलर के ऊपर ये इमेज आ गया। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट ऐसे भी होते हैं, वो HTML के केस में होते हैं, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं के लिए। अभी हम इसको, मस्त चल रहा है, बढ़िया लग रहा है, टैटू मामा आ गया। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं CSS बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ, आपको इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है, नीचे एक कटी हुई सी इमेज और आ रही है, ये गन्ना खा रहा भालू राजा, और हमने इमेज यूज कर रखा है। बैकग्राउंड रिपीट -x करने से क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड रिपीट -x, तो बैकग्राउंड रिपीट x का मतलब होता है, आप तो जानते हैं XY वही है मैथ वाला, कि x में आपका ऐसे, y में वर्टिकल, x में हॉरिजॉन्टल,
तो जैसे ही आपने इसको रिलोड मारा, देख रहे हैं क्या हुआ। कहने का सेंस हो गया कि आपका जो इमेज है अभी वो दोनों तरफ के फॉर्मेट में आ रहा था, एक्स वाई के सारे फॉर्मेट में, बट जब आपने उस इमेज को ये कंडीशन दे दी कि बैकग्राउंड का जो रिपीट है वो हमें केवल एक्स में चाहिए, तो उन्होंने ऐसे दे दिया। अगर हम इसको वाई कर देते हैं, वाई भी है इसमें, ये दिखा देगा कि आपके कोड में क्या एग्जिट करता है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा कि मतलब वाई के फॉर्म में इसने रिपीट करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये वाई के फॉर्म में यहाँ से कट के ये वाई फॉर्मेट में आपको दे दिया, जबकि हमें एक्स ही रहने दो। ठीक है, ये एक्स के फॉर्म में आपका रिपीट करके आ रहा है। अभी जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, आप दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैकग्राउंड को रिपीट करना है एक्स टाइम, तो कहने का मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल तरीके पे ये ऐसे ही ऐसे रिपीट कर देगा। और अगर आपने वाई पास कर देना है यहाँ पे, तो ये वाई हो जाएगा। चलो एक बार थोड़ा सा ग्लीच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स भी पास कर दिया और वाई भी पास कर दिया, ये पहले आएगा उसी को लेगा। अच्छा, वाई को भी ले दिया, सही है भाई साहब। तो फिलहाल चलो, ये तो थोड़ा सा खेल लिया हमने, मज़ा भी आ गया खेलने में और समझ में भी आ गया। तो मैं इसको फिर से इतना बड़ा कर देता हूँ। वापस से चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पे, नहीं तो भटक जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, CSS बैकग्राउंड इमेज, ये तो हो चुका है। उसके बाद में बैकग्राउंड अटैचमेंट भी होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो हम बॉडी में है, हमने तो ये क्या कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट कर रखा है, बट अगर नो रिपीट को दिखा देता हूँ क्या होता है। नो रिपीट का इन द सेंस है कि अगर आपने बैकग्राउंड रिपीट तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर रिपीट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे लगा दो नो रिपीट। अब नो रिपीट से देख लेते हैं क्या होता है। अभी तो यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये अच्छा है। नो रिपीट आप लगा दोगे कनेक्शंस की, अगर आप CSS इमेज लगा रहे हो तो आपको बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फिर ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। तीसरी देखते हैं क्या, पोजीशन राइट टॉप। अच्छा, यहाँ से बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, अभी कोने में फंसा हुआ है, तो राइट और ऐसे लिख दिया गया। ये देखिए, बैकग्राउंड राइट टॉप करते ही उठ के ऊपर कोने में चला गया इस तरफ का। उसके बाद में मार्जिन राइट 200 पीस, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, ये भी देख लेते हैं क्या है। तो मार्जिन राइट क्या है, 200 px, ठीक है। देखते हैं कि मार्जिन राइट, अच्छा ये राइट से मार्जिन ले रहा है 200 px का। ये तो साइज में समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। वैसे मैं स्क्रॉल लगा के देख लेता हूँ क्या है। बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल लगा दिया। अब देखते हैं क्या चलता है यहाँ पे सीन। कंट्रोल जीरो कर देते हैं इसको। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट लिया हमने, बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरफ से इतना स्पेस छोड़ दिया, मार्जिन ले लिया। वो राइट में इसलिए नहीं दिख रहा था कि क्योंकि यहाँ पे इमेज था। तो फिर अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया, काफ़ी खेल लिया हमने इसके साथ।
अभी हम देखते हैं कि CSS में बॉर्डर कैसे लगते हैं, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी आपका पैराग्राफ लिखा या कहीं कुछ भी है तो उसमें कितने टाइप के होते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डॉटेड के लिए बॉर्डर स्टाइल डॉटेड डैश है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी हम एक ले लेते हैं हेडिंग कोई बढ़िया सी। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1 टैग, एक बढ़िया सा, उसकी हेडिंग दे देते हैं बड़ा सा वेलकम बॉर्डर करके लिख देते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे अच्छा भैया चल जाओ, वेलकम बॉर्डर करके आ रहा है, ठीक। अब इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे, लगता है कैसे बॉर्डर वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या है कि इसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट, जैसे बॉर्डर स्टाइल होते हैं, डॉटेड डैश सॉलिड, ये सब है, इसके एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कंपैरिजन भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर स्टाइल, ये रहा बॉर्डर स्टाइल में डैश कर देता हूँ, उसके बाद में कंट्रोल एस। अब देखते हैं क्या हुआ फ्रंट पे, देख रहे हैं क्या हुआ। मतलब कि अगर आपको ऐसा कोई बॉर्डर चाहिए, मैं पहले इमेज को बंद कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा इमेज बैठा हुआ वहाँ पे गधे की तरह। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसका ये कलर थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। देख रहे हैं यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गया पूरा प्रॉपर एक, और वो भी कैसे, बस थोड़ा सा CSS लिखने से। मैंने H1 में गया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्टाइल दे दिया। वैसे मैं इसकी एक क्लास लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्लास में क्या दे दिया मैंने, DG करके मैंने दे दिया, कोई भी नाम दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं क्लास जो कॉल होती है वो डॉट से होती है, डॉट करके मैंने यहाँ पे DG कर दिया। तो और देखेंगे ये चल रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने क्लास दिया तो वो बस इसी पे वेलकम बॉर्डर आया। वैसे क्या हुआ था, H1 को भी इसने कॉल कर दिया था। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्लास आईडी का यूज करते थे, हम डायरेक्ट टैग नहीं। डायरेक्ट टैग कब लिखते हैं, जब क्लास आईडी की भी यहाँ पे भी नहीं आता, तो भी उसके लिए एक इम्पोर्टेंस होता है, वो लिखना होता है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, ये डैश जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह दूसरा कुछ कर देते हैं, सॉलिड कर देंगे अगर, तो आपका वैसे सॉलिड ज़्यादा यूज होता है इसलिए याद है मुझे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये देख रहे हैं। और मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ, हिडन भी कर सकते हैं, ग्रुप कर लेते हैं या डबल कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। डबल कर लिया, मार दिया, अच्छा डबल लाइन मार्क कर दी। ऐसे इसके बहुत सारे लिस्टेड है जो आपके यहाँ दिख रहे होंगे, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कितने हैं, कितने टाइप के। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, CSS बॉर्डर की विड्थ क्या होती है। जैसे बॉर्डर का आपने लगाया था, उसकी विड्थ भी देनी है आपको, तो वो कैसे देंगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है कि बॉर्डर स्टाइल इन्होंने सॉलिड किया, उसके बाद बॉर्डर की जो विड्थ है वो 5px और 20px साथ में अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूमता है। कहने का मतलब 5px जो है वो 12 वाली जो सुई है उस पे है, टॉप पे चली गई, और 20px मतलब बॉटम, 20px ऑफ द साइड्स, समझ रहे हैं। मतलब टॉप एंड बॉटम को ले लेगी ये, और उसके बाद में 20px जो है वो साइड को लेगी। तो इसको हम लगा करके एक बार चेक करते हैं कि बॉर्डर विड्थ में रियल में क्या होता है। तो बॉर्डर विड्थ लगाते हैं 5 और 20 ही लगाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बॉर्डर विड्थ है, ये देखिए कूलन आपको यहीं पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी।
तो अब देख लेते हैं इसका बॉर्डर का क्या हाल होता है। दिख रहा है, अपर और राइट का ले लिया दोनों तरफ से। पर अगर अपर का लिया है तो नीचे का भी लेगा, और राइट का लिया है तो लेफ्ट का भी लेगा। कहने का सेंस ये है इसका। बाकी काम चलते हैं फिर से नेक्स्ट। ये आप कर लेना पूरा प्रॉपर वीडियो में देख करके क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ये आपको एक एक दो में कराते चलना होने चाहिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर थोड़ा सा जानिए और बोर हो जाता है इंसान पढ़ते पढ़ते। पैडिंग इंडिविजुअल साइड। अब आपको पैडिंग करनी है, जैसे कि बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, और बाकी ये सब चीज़ें लगाते हैं। पैडिंग टॉप क्या होता है, पैडिंग राइट कैसे करते हैं, पैडिंग बॉटम क्या होता है, पैडिंग लेफ्ट, ये सब चीज़ें आप लिख के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसे ये काम कर सकता है। जैसे कि बॉर्डर जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे चलता है, जब हम फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बॉर्डर 1px सॉलिड होता है, इसमें क्या होता है मतलब कि एक पूरी एक बाउंड्री बन जाएगी ब्लैक सी, और इसको ना सेसेस ऐसे नहीं लिखो, सेसेस लिखने का एक तरीका बहुत अच्छा सा है, वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट होता है ऐसे करके एक एक नीचे लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि आपके चेंजेस और उसके चेंजेस, और जब भी कोई सेसेस नया लिखो तो नीचे लिखो, बीच में नहीं घुसाने का। और ये थोड़ा सा इसको अपने ऐसे कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये रहा बॉर्डर, और ये ब्लैक सॉलिड हो गया। जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे उसके इसमें इन सब का काम लगेगा। और बाकी ये बहुत सारे हैं, ये आप लगा लगा के चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसे काम करती है। बाकी मुझे लगता है आप काम भर का सीख चुके होंगे कि इसी काम कैसे करता है। जो इसके मेन स्टेप्स हैं वो बता दिए हैं, और मेरे वीडियो को देख करके आप एक एक चीज़ें आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें कहाँ इशू आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो रही तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऑनलाइन तरीके से भी। उसके बाद में CSS मार्जिन होता है। CSS मार्जिन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने टाइप से कैसे काम करती है मैं दिखा रहा हूँ। अराउंड एलिमेंट आउटसाइड AD डिफाइंड बॉर्डर, मतलब कोई भी आपने बॉर्डर डिफाइन कर रखी है इंडिविजुअल साइड से, तो उसको हम कैसे मैनेज, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इन सब का हम मार्जिन ले लेंगे। जैसे कि अभी देखो ये आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। अब हम चल सकते हैं, इसमें लगाते हैं आपका मार्जिन लेफ्ट। क्या कर सकते हैं 10px कर लेते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे मार्जिन लेफ्ट लिया मैं 10 इधर आ गया। मैकेनिक सेंस की मार्जिन का मतलब है कि ये जो एरिया बॉडी का ये, अब यहाँ पर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मार्जिन लेफ्ट। अब बॉटम अगर यूज करेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20px तो ये ऊपर चला जाएगा। ये मार्जिन राइट में कर देता हूँ 200px। ये मुझे लग रहा है कि इसकी मैंने लेंथ कम की थी इसलिए खिसका ही नहीं। ये देखिए ये वहाँ से इधर आ गया, इसकी मतलब इसकी बॉर्डर जितनी आप कम करके जाओगे वो प्रॉपर सेटिंग में आ जाएगा। कहने का सेंस कुछ ऐसा, आगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो बस एक बेसिक तरीका है काम को स्टार्ट करने का। ये देखिए पूरा बॉर्डर एकदम से नेशनलाइज होके घुस गया अंदर, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही लग दिया, 200 तक इनफ था। ठीक है, अब आपका ये हो गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये थोड़ा सा आपको लगा लगा देखना पड़ेगा कहाँ पे काम कर रहा है कहाँ पे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पैडिंग भी होती है, पैडिंग टॉप पैडिंग राइट, ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ेगी अगर मार्जिन नहीं काम कर रहा है तो। ये देखिए इन्होंने बैकग्राउंड कलर P1 कुछ ऐसे करके यूज कर रखा है।
अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि होवर पे कैसे आपको कलर चेंज करना है। जैसे कि आप यहाँ आए, हेलो फ्रेंड लिखा है, होवर गए तो यहाँ पे कहानी अलग ही चेंज हो गई। तो हेलो फ्रेंड्स कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा जिसकी आईडी हेडलाइन है। अब मैं इसमें होवर पे कलर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो होवर नहीं डिफाइन कर रहा, मतलब कोई गलत हो रहा है, कुछ गलती हो रही, दिखना पड़ेगा। तो ये मैं देखता हूँ, अच्छा टैग के साथ होवर लगाना पड़ेगा आपको, तभी काम करेगा। तो मैं इसको होवर ऐसे करना पड़ेगा, आईडी, उसके बाद में हेडलाइन है ये, हैशटैग डॉट होवर, ठीक है। अब जो कलर देना चाहो वो दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ इसका ब्लू पहले से ब्राउन कर देता हूँ। जब आप कंट्रोल एस करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही होवर करेंगे कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, होवर के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या एंकर टैग ले लेना, एक कोलन होवर का इन द सेंस है कि एक एंकर टैग है जिसके होवर पे हमने उसका कलर चेंज करना है। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैंने एक href लिया जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे करके लिख दिया कोडिंग लर्नर, और मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है एक कोलन करके, मतलब एक टैग है, ये होवर है। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने येलो कर दिया, येलो की जगह हम कुछ और कलर ले लेते हैं, अभी हम ले लेते हैं ऐसा ग्रे करके कुछ कलर ले लिया, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, रीलोड कर दिया। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ कर्सर लेके कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लेके कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोडिंग लर्नर पे गए यहाँ पे आपका ये होवर पे चला गया। मैंने हैशटैग लगा लिया, इसलिए ये रिडायरेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे। तो ये होता है होवर। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि कैसे काम करता है ये, बाकी आपको मैंने प्रस्तुत बता दी कि ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट होता है CSS लिस्ट। जैसे मैंने HTML में दिखाया था आपको कि ULLI होते हैं, उसमें हम CSS कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने क्या किया, एक बॉडी ली जिसमें S2 लिखा, P लिखा, P में इन्होंने UL करके पास कर दिया जिसमें आपका कॉफ़ी टी कोका है। फिर उसने उन्होंने क्लास लिख दी, ये देखिए एक क्लास है, B क्लास, C क्लास, D क्लास। अब इन्होंने D क्लास, C क्लास पे सब पे ऐसे करके इन्होंने CSS लगा दिए। और इस CSS से क्या हुआ वो आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्किल चाहिए इनको, कहने का एक क्लास पे इनको सर्किल में ही लिस्टिंग चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, अपर रोमन में चाहिए, लोअर अल्फा में चाहिए। तो ऐसे करके आप क्लास के थ्रू भी दे सकते हो। वैसे HTML में काम भर का आपका डिफाइन है, आप HTML का देखोगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। बाकी आप इसको अपने कंप्यूटर में करके आप सीख सकते हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, करना देखना। बॉक्स मॉडल का क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि CSS का एक मॉडल होता है, डिप, बैकग्राउंड, वाइड स्प्रेडिंग, मार्जिन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जब लगा के देखिएगा कैसे होता है। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक टेबल बॉर्डर बता रहा हूँ। टेबल बॉर्डर क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको, कैसे होता है, कैसे काम करता है। आपको मैंने HTML में से बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पार्ट लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहे हैं टेबल, TS, जो मैंने बताया था कि बॉर्डर 1px कॉलेज करके ज़्यादा चलता है अपने यहाँ। तो मैं इसमें आ जाता हूँ नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, मैंने एक टेबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको TR पता होगा, वीडियो देख लेना मेरा लास्ट में, समझ में आ जाएगा, तो बार बार थोड़ी मैं बताना हूँ। उसके बाद में TH होता है, TH क्या होगा सब समझ में आ जाएगा आपको, ये आपको पुरानी वीडियो में समझ में आ जाएगी। बाकी मैं भी बस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ डिफरेंस होना चाहिए दूसरे के वीडियो में। ये हो गया TH, बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। TH ये गया, TH में मैंने लिख दिया
नाम, फिर एक th लिया, क्लास, फिर एक th लिया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैं एक tr लूँगा, उसके लिए मैं td डाल देता हूँ। td में 1 नंबर हो गया, फिर एक और td लिया, उसका नाम है xyz, एक और td लिया, क्लास है उसका 12, फिर एक td लिया, सब्जेक्ट है उसका कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, और एक और ले लेते हैं, कॉलेज लिख देते हैं उसमें, कॉलेज क्या है SBTI, ठीक है। लेकिन आपको हेडिंग भी देनी पड़ेगी, यहाँ टेबल और डाल जाएगा कॉलेज, क्लास में मैं लिखता हूँ ये ग्रुप, ठीक है। अब पहले इसका HTML देखते हैं, तब मजा आएगा करने में। अभी क्या हुआ, आपने एक टेबल लिया, उसको यहाँ बंद कर दिया, उसके बाद में एक रो ली जिसमें आपने ts दे दिया, tr के अंदर फिर td। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप HTML मेरा पहला चैप्टर जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। tr क्या होता है कि टेबल का रो मतलब ऐसे, उसकी एक th मतलब हेडिंग, td मतलब टेबल का डेटा, एक रो ये 2 रो हो गए। चलते हैं फ्रंट पे, देखते हैं क्या बनाया मैंने। ये देखिए यहाँ क्या हो गया, ये आपका होगा tr, एक tr ये रहा, एक tr ये रहा, 2 tr हो गए, th हो गया टेबल की हेडिंग, td हो गया इसकी वैल्यू। अब आप चाहते हैं इसके अंदर बढ़िया से बॉर्डर बन जाता तो मस्त मज़ा आता, तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जा सकते हो, क्लास देने की जरूरत नहीं है। टेबल td th गया, यहाँ गया, बॉर्डर डाल दिया, 1px सॉलिड कर दिया, ठीक है। यहाँ रिलोड किया, यहाँ चले गए, देख रहे हैं क्या हो गया, देख रहे हो विनोद क्या हुआ, ये बॉर्डर बॉक्स पूरा बन गया आपका। बस इसीलिए मैं इसको बार बार यूज करता हूँ, बॉर्डर 1px सॉलिड करने से। टेबल td th को कॉल किया, टेबल ये रहा, टेबल डेटा ये रही, th ये रहा, tr से मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है और कैसे ये चलता है। बाकी ये इमेज के लिए कुछ पोजीशन और लेफ्ट है, ये देख लेना आपको। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक और है, जेड इंडेक्स। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जेड इंडेक्स मेनली क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, कोई ऐप आपने ओपन किया, जैसे आप गेम खेलते हो, तो क्या होता है कि आपने ब्राउज़र खोला, लेकिन गेम क्या होता है जैसे कि आपने कोई की प्रेस की लेकिन गेम ऊपर आ जाता है। कहने का सेंस कि आपकी किसी वीडियो के ऊपर कोई चीज़ चलता रहता है। जैसे आप देखते हो यूट्यूब में पॉपअप खुल के आता है, आप कितनी भी रोटेट करते हो ऊपर नीचे, लेकिन राइट कॉर्नर पर पॉपअप चलता रहता है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है CSS की ही प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स वो इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब जो आपकी फ्रंट चीज़ है वो ऊपर चलेगी, बाकी चीज़ें नीचे चली जाएगी। कहने का सेंस कि अगर आपके पास कोई, हाँ मेरे पास तो एक इमेज था, एक काम करते हैं उसी से चेक कर लेते हैं। ऐसे फर्ज में मैंने बैकग्राउंड इमेज ऑन कर दी और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मेरा कंटेंट यहाँ आ रहा है, इमेज पीछे चली गई है। लेकिन अगर मैं इस इमेज में जेड इंडेक्स बढ़ा दूँ,
अब देखो, एक तो होता है मैं पीछे जा जाके बार बार कोड कर रहा हूँ, वहाँ कर दो, लेकिन अभी आप सोचोगे यार ये तो बड़ा दिक्कत है, वहाँ जाके लिखो, फिर आके यहाँ चेक करो, फिर वहाँ लिखो, फिर चेक करो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है CSS का, यही होता है सीन। किसी भी साइट का आप उठा भी सकते हो। देखो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक कर दो। अब मैं आपको यहीं से जेड इंडेक्स करके इसको बाहर लाऊंगा। तो मैंने बॉडी पे गया, उसके बाद मैं इस पे इमेज पे गया, ये रहा बॉडी और ये रहा मेरा हेड। आप देख लो यहाँ पे आपको इमेज कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि वो आपकी स्टाइल में पड़ी हुई है। ये भी एक सिक्योरिटी रीजन होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये इमेज आ रही है ना, ये रही बॉडी। अब जैसे कि स्टाइल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उठाया ही नहीं इसको। चलो अच्छा, मैं कॉपी करके यहीं डाल देता हूँ। देख रहे हो, मैंने वहाँ लिख दिया और यहाँ उठा के डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो। जेड इंडेक्स का मतलब ये काम नहीं कर रहा है इस पर, क्योंकि हमने शायद इमेज को CSS में डाला है, इसलिए नहीं काम कर रहा है। मतलब वो पीछे की चीज़ों को आपकी इसके ऊपर ले आएगी, ओवरलैप कर देगी, कहने का सेंस। इसका एग्जाम्पल लगाता हूँ मैं कोई बढ़िया सा। ये देखिए, दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा तभी समझ में आएगा। और अच्छा, हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक एग्जाम्पल इसका निकाला है। और ये देखिए आप, मैंने क्या किया कि एक H1 टैग पास किया और मैंने पूरे कोड पहले कमेंट कर दिया, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा, हमने काफ़ी CSS लिख दिया है, इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा ग्लिच हो रही थी। तो इसलिए हमने H1 लिया, एक इमेज लिया जिसकी SRC मैंने डाल दी अपनी इमेज का पाथ विथ हाइट, उसका इमेज का ये सेट कर दिया, ये पैराग्राफ डाल दी। इसमें देखो क्या लिखा है, द इमेज हैज जेड इंडेक्स ऑफ -1, इट विल बी प्लेस्ड बिहाइंड द हेडलाइन। अगर आप -1 कर देते हो उसको, कहने का सेंस कि अभी देखो मैंने इसको रिलोड किया तो आपको ये इमेज दे रहा और यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, लेकिन ये इमेज के पीछे चला गया है। कैसे गया? कहने का मतलब कि मैंने इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका नंबर होता है 999 करके, अगर 1000 या फिर 10,000 मतलब उसके लेवल का 99 आप बढ़ाते रहोगे तो उसके इसमें क्या होता है कि जेड इंडेक्स मतलब इसके ऊपर हो गया और ये इसके बैकग्राउंड में है। अगर आप इसको जा करके यहाँ पे चेक करोगे इंस्पेक्ट करके, तो ये देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन आपको NDEX दिख रहा है, IN आपका इसके पीछे चला। क्यों? क्योंकि आपने जेड इंडेक्स लगा दिया। कहने का सेंस है कि ओवरलैप कर गया आपके बैकग्राउंड वाले कंटेंट को। और अगर आप इस कंटेंट को, ये वही दिखा रहा है कि -1 अगर आप कर दोगे, कहने का मतलब यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ जेड इंडेक्स, तो कहने का मतलब कि हो गया इमेज हमारा पीछे चला जाएगा और जो आपकी ऊपर की कंटेंट होगी वो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए आगे द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आ गई और ये आपका ऐसा हो गया। यही होता है आपका जेड इंडेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसका प्रॉपर एग्जांपल निकाल के आपको दिखाया। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें कमेंट कर रखी है, जब हमें ज़रूरत होगी फिर से मैं इसको ओपन कर दूँगा। नहीं तो ये कंटेंट भर जाएगा ना, समझ में नहीं आएगी चीज़ें, जैसे अभी नहीं समझ में आ रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेनू बार क्या होता है और कैसे बनता है इसका। तो मेनू बार भी आपका ULLI से ही बनता है। कहने का सेंस ये है कि इसमें कुछ अलग सा नहीं है। वैसे अभी भी बहुत चीज़ें आ गई है बूटस्ट्रैप में, जैसे कि आपका CSS में बूटस्ट्रैप आ चुका है, जिसका यूज करके आप और भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें अभी स्टार्ट करता है। ULLI में इन्होंने क्या किया, UL क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, LI मतलब उसकी लिस्टिंग, होम न्यूज कॉन्टेक्ट अबाउट करके इन्होंने 4 को बना दी है और इसकी इन्होंने यहाँ पे CSS लिख रखी है। तो हम इसको बना के थोड़ा सा देखते हैं क्या है और कैसे काम करता है। तो मैंने क्या किया कि टेबल के अंदर लेना है हमें। तो ये मेरा टेबल यहाँ चल ही रहा था, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। हमने अनकमेंट कर दिया, ये चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है। टेबल वहाँ चल रहा था ऊपर, उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने एक UL ले लिया। UL आपका एक ही होता है, ज़्यादा थी इसमें। LI में थोड़ा सा होम हो गया, ठीक है। LI में
मैं एक HREF लेता हूँ, उसको मैं हैशटैग करके, और HREF की वैल्यू पता है आपको कहाँ पे देनी है, उसे HTML वाले में दिख जाएगी। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4 बार, या लिख ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। अगेन LI किया, अगेन HREF कर दिया और हैशटैग करके अबाउट हो गया ये। ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको पास कर दिया ऐसे। अरे तो कैपिटलाइजेशन हो गया, हटाओ। होम अबाउट, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट। बस ये आपने हेल्प कर दिया। आप देखते हैं सब क्या। अच्छा, इमेज को भी बंद कर देते हैं, ये मेरा टेस्ट हो चुका है। देख रहे हैं, ये मेनू बार आपके बन के आ चुके हैं। अब इसमें से अगर सीक्सेस लगा के कुछ चीज़ें हटानी है, जैसे कि स्टाइल टाइप नन, ये ज़्यादातर यूज होता है जब आप इस केस को बनाते हैं। तो हम यूएल पे एक स्टाइल लिख देते हैं, तो हम आ सकते हैं ऊपर स्टाइल में, यहाँ पे यूएल लेते हैं, इसमें स्टाइल क्या है, फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, लेस स्टाइल टाइप होता है, लेस स्टाइल ही होता है। पहले यही तो चलता था, इसको भी अब भी चलाते हैं। मतलब कि जो लिस्टिंग की स्टाइल है, इसकी स्टाइल वो ख़त्म कर देगा, ये डॉटेड नहीं रहेगा, डॉट चले गए ना। और इसको सीसस के माध्यम से ऊपर भी ला सकते हैं। मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो, हिडन बैकग्राउंड कलर, फ्लोट लेफ्ट, डिस्प्ले ब्लॉक, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने बना दिया इतना तो थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसमें, CSS ही तो लिखना है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। LI पे हम एक क्लास लिखेंगे, फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं ताकि वो लेफ्ट की तरफ ही पड़ा रहे, कोई हिला ना पाए उसको, ठीक है। देख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट लिखने से क्या हुआ, चीज़ें उठ के यहाँ तक आ गई। अब हम लगाएंगे और सीसस में, जिसमें LI ए करके डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो LI ए डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, और हम कंट्रोल कर देंगे। पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं, होवर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आपने देख लिया, हमने इसको ऊपर भी लिया, स्पेस सब आप लगा सकते हैं। अब कुछ चेंजेस मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कैसे करते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। डिस्प्ले ब्लॉक जो हमने लिखा है वो भी यहाँ पे आ गया। अभी क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेना है तो मार्जिन ऑटो करके चेक कर लेते, वो नहीं लग रहा है, मतलब सीसस नहीं लग रही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है इसको चलाने का। अब यहाँ पे चल के हम यहाँ चलते हैं, पैडिंग लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ से चेंजेस करने का, कुछ चेक करने का। जैसे कि अभी हमने लगाया है लेफ्ट, LI पे फ्लोट लेफ्ट, अब देखो इसको हटाता हूँ, ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसी पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन
लेफ्ट 10 px। आपने देखा क्या हुआ? मतलब कि हमें वहाँ पे जाके बार बार यही नहीं कि हम यहीं पे कोड करें फिर फ्रंट पे आके रिलोड करें, तब तो ऐसे तुम कर चुके डिजाइन, कभी नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये करने का जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे होवर करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पे, कुछ ऐसा करने पे ये आपको खुल जाएगा। बस आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि कौन सी क्लास यहाँ पकड़ रही है, क्या लगाना। देखो मार्जिन लेफ्ट मैंने 10 px कर दिया तो इन दोनों के बीच में स्पेस भी आ गए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ। मतलब आपने ये पूरी साइड पे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मेरा सब सही है, तो आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करो मार्जिन लेफ्ट को, LI में मैंने लगाया। अभी मैं पूछता रह जाता कि LI A में लगाऊँ या LI में, तो उससे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे जा करके मैं इसको ऐसे लगा दूंगा। जैसे रिलोड करेंगे आपका कोड रिफ्लेक्ट होगा। एक और तरीका है, ये देखिए ये पॉइंटर बना है, इसको ले जाके आप पर्टिकुलर किसी भी क्लास को पकड़ सकते हैं कि क्या क्या कर रहा है। और रिलोड किया, देखो हमको CSS ही मिल रही है। तो जैसे मैं इस पर गया, मैंने इसको पकड़ लिया। यदि डिव यूज करेंगे उसके इसमें समझ में आएगा आपको। LI A हमने यूज कर रखा है। LI का सेंसर देख रहे थे, कोई LI पर क्लिक किया, इसका सेंसर आ गया मार्जिन लेफ्ट 108 px। ये क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल मेनू बार आपका बन चुका है प्रॉपर तरीके से। और ये कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। अब हम चलते बनाते हैं CSS का फॉर्म है, तो वो देख लेते हैं। तो CSS का फॉर्म क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या किया, स्टाइल इनपुट टाइप सबमिट, ये बटन के लिए, बटन के होवर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं CSS का एक काउंटर लगाते हैं। काउंटर का मतलब ये होता है कि कैसे आप काउंट को बढ़ाते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इनका CSS काउंटर वालों का। तो ये भी हम देख लेते हैं, छोटा सा कोड है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो भी इन्होंने क्या किया कि H1 H2 करके ढेर सारे ले रखे हैं, तो मैं भी ऐसे ले लेता हूँ। टेबल से बाहर चलते हैं। मैंने H1 करके ले लिया, हेलो ले लिया ऐसे, और इसको मैं कॉपी करके 5 बार कर दिया हेलो। चलते हैं फ्रंट एंड पे, और यहाँ पे आपने देखा 5 बार हेलो आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि यूजिंग काउंटर। काउंटर कैसे करेंगे हम, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने एक बॉडी पे पास कर रखा काउंटर S2 कोलन बिफोर, ठीक है। आपने क्या किया कि एक CSS लिखी यहाँ पे, और जो कि मैंने बनाई है H1 का, तो H1 कोलन, उसके बाद में बिफोर करके लगाया आपने। बिफोर कहने का सेंस कि उसके चलने से पहले हमने डाल देना है क्या, काउंटर इंक्रीमेंट। वो भी किस नाम से, चलो हम डाल देते हैं सेक्शन ही लिखा है, तो सेक्शन डाल देते हैं। ये भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और इसके बाद में इसको नीचे रखते हैं। कंटेंट जो है सेक्शन काउंटर सेक्शन कर देंगे। तो कंटेंट में हमने पास करना है। उसके बाद में ये रही स्ट्रिंग, जिसमें हमने सेक्शन करके स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि ये इसके बाद ही बढ़ेंगे। और फिर काउंटर करके सेक्शन डाल देना है। काउंटर करके नेम क्या है, सेक्शन। उसके बाद में कोलन, ये कर देना। तो अब देखते हैं भैया इसको लगाने से कुछ हुआ। 1 1 1 1 1 काउंटर हो गया, सब जगह हो गया।
लेकिन फायदा क्या मिला इससे बाउंड डालने से हमको? कस्टम स्टेट काउंटर रीसेट सेक्शन, देखा आपने? कहने का सेंस कि आपने यहाँ पे क्या लिया, 5 हेलो करके H1 ले लिया, और इसका अगर आपको काउंटर इंक्रीज करना है सीसस की हेल्प से तो आपको H1 पे कुछ ऐसे पास करके काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन लिखना है। कंटेंट में सेक्शन है, काउंटर क्या करना है, सेक्शन को बढ़ाना है। जो सेक्शन है उसी को इंक्रीज करना है, और उससे पहले आपको बॉडी के अंदर काउंटर रीसेट सेक्शन लिखना पड़ेगा इस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज करके आप यहाँ से कर सकते हो। सेक्शन का नाम चेंज कर देंगे और जहाँ जहाँ पे सेक्शन है वो आप चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे वेलकम रख देता हूँ, चेक कर लेते हैं, और मैंने यहाँ वेलकम डाल दिया। कंटेंट वेलकम, काउंटर भी वेलकम को करेगा। यहाँ गया, मैंने यहाँ रीलोड डाल दिया, देख रहे हैं सब चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये CSS फॉर्म है, मतलब कि कोई आपने HTML फॉर्म बना रखा तो उसके भी यहाँ पे आप CSS कैसे लगा सकते हैं ये चीज़ें इसने दिखा रखी है। तो ये आपका टास्क है कि आप CSS मतलब ये फॉर्म कैसे बनाओगे, क्योंकि मैं फॉर्म तो बना दूंगा बट हमारा जो प्रैक्टिस का सेशन है वहाँ पे ये फॉर्म बनेगा, प्रॉपर तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ये तो बॉडी है, हेडर है, स्टाइल है, जो है कुछ खास नहीं चेंज किया है मैंने। एक सेकंड देखता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, अबाउट अस और फुटर। इसका मतलब ये है, आपको मैं पहले भी HTML वाले सेशन में बता चुका हूँ कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो 3 पार्ट में होती है। ये होता है हेडर, ये होता है फुटर, और ये होते हैं इंडेक्स। जो बॉडी में हमने अभी काम किया ये सारे फुटर होते हैं। और फ्यूचर में जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे जाओगे तो एक राइट साइड बार होता है जो कि इसे कहते हैं, ये होता है राइट साइड बार। तो जब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये सब अलग अलग फाइल करके मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। वैसे मुझे लगता है हमने काफ़ी कवर कर लिया है, और आज के सेशन में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हम CSS से कैसे क्या कर सकते हैं। और रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म भी हम बना सकते हैं। इससे अगर आपको लगता है तो हम एक फॉर्म यहाँ पे बना लेते हैं, वो भी टेबल के अंदर ही बनेंगे। तो ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्म की जानकारी दे देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये HTML का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में आपने फिर से टेबल लिया। टेबल का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म के बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो। वैसे हम फॉर्म के बाहर ले लेते हैं, तो टेबल चल ही रहा है हमारा। तो TR लेते हैं, ठीक, एक रो हो गया। ऐसे ले लेते हैं TR, जिसमें हम डाल देते हैं TH, इसमें डाल देते हैं फर्स्ट नेम, फिर से TH, इसमें क्या होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या होता है ये अपनी वैल्यू, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। अब देखते हैं कि हमने क्या बनाया। छोटा सा बनाते हैं, देख रहे हैं फर्स्ट नेम आ गया और प्लीज एंटर फर्स्ट नेम आ गया, वैल्यू।
अब ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, वैसे किससे बेस्ट है कि लिख ही देते, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट नेम हो गया, ये हो गया आपका लास्ट नेम, ये हो गया आपका मोबाइल नंबर, एल नेम से हम इसको पास करते हैं, जो नेम होता है उसे हम एल नेम से पास करते हैं। PHP ये बताऊंगा तब इन सब का समझ में आएगा। अभी तो बस मैं आपको बस एक ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा डिक्लेरेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मोबाइल है तो हम यहाँ पे मोबाइल डाल देते हैं और उसके बाद में उसको सेव कर लेते हैं। फिर से हम एक TR लेते हैं, उसके अंदर एक TH लेते हैं, इनको टाइप सबमिट कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में एक TH और लेते हैं। ठीक है, और डाल देते हैं इनको टाइप रीसेट। ये HTML का एक प्रीटी फाइन फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं। आपको प्लीज एंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल पे, तो यहाँ पे मोबाइल पे डाल सकते हो वैल्यू में। एंटर मोबाइल। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्लीज एंटर मोबाइल, इसमें लिख दिया क्या मैंने, कंट्रोल X करके इसको यहाँ डालता हूँ। और फॉर्म को हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए हाथ से लिखें, अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया कोडिंग लर्नर, मोबाइल नंबर डाल दिया आपने। अब देखिए, एक तो सबमिट कर दिया, रीसेट आप करोगे तो ये पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। रीसेट कर दिया, सब चला गया, सबमिट किया, तो ये आपको यहाँ भी ये होता है। बाकी इसके CSS कुछ ऐसे ही काम करते हैं। टेबल पे मैंने लिख रखा CSS, आपने देखा होगा, इसलिए वो बॉर्डर बॉक्स आ रहा है। TH पे कलर दे सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं लाइन का कलर, आसान होता है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये देखो मैंने कलर दे दिया फर्स्ट में पे, जब आप इसको रिलोड करोगे ये कलर हो गया। और वैसे ही मैंने जैसे TH पे अगर कॉमन कलर देना है तो बात अलग है। ठीक, कलर दे दिया रेड, तो अभी दूसरा आपका रेड हो जाएगा। ये देखिए रेड हो गया ये। तो ऐसे ही आप CSS का यूज कर सकते हैं। बाकी आगे मैं पेज पे पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि फॉर्म में डेटा कैसे फिल करते हैं, कहाँ पे पूरा कंबाइन करके कि CSS कैसे यूज करते हैं, HTML। मतलब अभी तो हम आपको बस एक बेसिक्स बता रहे थे कि CSS काम कैसे करता है, उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई है और आपका HTML कोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखने हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक डालने वाला हूँ, बस एक ओवरव्यू था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के साथ आपको समझा दिया कि अगर कोई फ्रेशर बंदा या एक बिगिनर या फिर एकदम से कुछ नहीं आता उसको, तो वो बंदा कैसे इन चीज़ों को देख सकता है और कैसे कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरा HTML का देख लेंगे वीडियो और ये इसके बाद में CSS का, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन कि HTML CSS का कंबाइन कैसे मैनेज करते हैं। आप फॉर्म भी बना सकते हो और इसके आगे डिजाइन पैटर्न भी आप मैनेज कर सकते हो कि कैसे करते हैं। इसके बाद में
मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मीडिया क्वेरी क्या होती है ये सब चीज़ें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मीडिया क्वेरी होती है बात कीजिए, पहले आप वेब सीखोगे ना फिर जाके आप मोबाइल में जाओगे। तो मीडिया क्वेरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि मीडिया क्वेरी क्या होती है और कैसे हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, पूरा डिजाइन पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। जब आप इतना सीख जाओगे तो इसके आगे आपका मनोबल अपने आप हाई होगा कि मैं कुछ और करूँ कुछ और करूँ। तो वो चीज़ें आपको करते रहना है बराबर, और आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे तो बेस्ट है मेरे लिए कि मैं भी और अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालता रहूँगा। और बहुत सारे जो भी बग्स आते रहते हैं उन सब, अभी तो ये क्या है क्लाइंट साइड है तो ठीक है, थोड़ा बहुत आराम है, आराम से कर लिया, फिर कंट्रोल जेड कर लिया, फिर कर लिया तो हो जाता है, बेस्ट है। बट जब आप सर्वर साइड पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे इशूज आने वाले हैं, तो वो सब हैंडल करने के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना रखी है कि हम कौन कौन सा वीडियो कवर करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा हो जाएगा, ये सीएसएस हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जावास्क्रिप्ट में, जो कि एक डिजाइन पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसको HTML आनी चाहिए, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और jQuery। वैसे मैं जावास्क्रिप्ट और jQuery को भी बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों के लेकर कि मुझे जावास्क्रिप्ट और jQuery का ट्यूटोरियल बनाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों निकलते हैं फिर, बाय बाय, काफ़ी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।